नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी के आरंभ पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो क्लास 8th पढ़ रहे हैं उसका अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। यानी हम इसमें उस दौर की बात करेंगे जिसमें भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। यानी वो दौर जब जो है गुलामी के अंधेरे से आजादी की रोशनी की शुरुआत होती है। हम इसमें उसी की बात करेंगे। दरअसल अब लोगों को यह एहसास हो गया या ये महसूस होने लगा कि साहब अब बहुत हो चुका है, ये अंग्रेज हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, हमारी परंपराओं और हमारे सम्मान को कुचल रहे हैं। जब यह एहसास हुआ तो यहीं से राष्ट्रीय चेतना का विकास होता हुआ दिखता है। यानी राष्ट्रीय चेतना की जागरूकता हो जाती है लोगों के अंदर। लोगों को एहसास हो गया कि हम सब एक हैं। लोग यह समझने लगे जब हम सब एक हैं तो हमें फिर एकजुट रहना होगा, हमें मिलकर के इन अंग्रेजों को भगाना होगा। तो यहीं से जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ होता है। तो साथ देखिए, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझें तो 1857 का विद्रोह जब हम पढ़ रहे थे तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारत पर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत कर दिया। जब इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, मजबूती बढ़ा रहे हैं, तो उससे भारत के लोगों की कठिनाइयां बढ़ेंगी, भारत की आर्थिक लूट तेज हो जाएगी, राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो शिक्षित भारतीय वर्ग में असंतोष बढ़ता है, और शिक्षित भारतीय वर्ग में असंतोष बढ़ता है, और यही आगे चलकर क्या करता है, राष्ट्रीय चेतना में बदल जाता है। यही शिक्षित भारतीय वर्ग अपनी जो है इस राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करता है और लोगों के अंदर इस राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम करता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि प्रश्न क्या उठता है, यह देश क्या है और किसके लिए है। यानी भारत जो देश है वो क्या है और ये किसके लिए। जब यह क्वेश्चन उठा तो इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है साहब यहाँ की जनता, ना कि कोई बाहरी लोग। यहाँ का मतलब है यहाँ की जनता, यानी भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी भारत जो है इन लोगों का घर है। और यह देश और इसके सारे संसाधन किसके लिए है, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो ये लोग हैं। यानी बाहर के अंग्रेजों के लिए नहीं है सारी चीजें। जब इस तरीके की सोच आ रही है, इस तरीके का जवाब आ रहा है लोगों के सामने, तो इस जवाब के साथ ही क्या एहसास हो गया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक यह भारत की जनता का कभी नहीं हो सकता। यही कह रहा है कि जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो इस नियंत्रण को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इस नियंत्रण को खत्म करने के लिए आंदोलन किए जाने चाहिए, विरोध प्रदर्शन किए जाने चाहिए। अगर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की आवश्यकता पड़े तो वो भी करनी चाहिए। तो इस तरीके की चेतना का इनमें जाग रही है लोगों के अंदर। तो जब ये जाग रही है तो इसी क्रम में जो अलग अलग संगठन बन रहे हैं, अलग अलग संगठन सामने आ रहे हैं हमारे सामने। तो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन की बात करें, यानी 1850 के बाद की, तो 1850 के बाद जो संगठन बन रहे हैं वो राष्ट्रीय चेतना इनमें दिख रही है। और कैसे दिख रही है, इनके नाम से आपको पता चल जाएगा। तो 1870-80 के दशक में यह भावना और गहरी हो गई है। जब 1850 की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्यों गहरी हुई है, यह बात मैं आपको अगले उसमें स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों गहरी हो रही है। तो इन संगठनों के नेतृत्व में क्या था, ज्यादातर अंग्रेजी शिक्षित वकील और पेशेवर थे। तो यहां पर जो देख रहे हैं कि ब्रिटिश ने यहां पर अपनी शिक्षा नीति लागू की थी, लागू तो की थी अपने फायदे के लिए। यहां पर शिक्षा का जो प्रसार कर रहे हैं वो कर रहे थे अपने फायदे के लिए। एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाह रहे थे जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो लेकिन सोच से या दिमाग से अंग्रेज हो। तो ऐसे इसका क्या हुआ, उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, इसमें एक ऐसा वर्ग भी आ गया जो राष्ट्रवाद की चेतना से जो है परिपूर्ण हो जाता है, उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हो जाती है। तो वो जो है इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों ने पश्चिम के हथौड़े से पश्चिम की बेड़ियां तोड़ दी। खैर, तो इसमें ये आपको कुछ संगठन निकल के आते हैं। उस समय जो संगठन बनाए जा रहे थे तो उसमें आप देख रहे हैं पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहां नाम से देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक यानी कि सर्व का मतलब सभी के लिए और जनिक मतलब लोग, तो यानी सभी लोगों की सभा। तो इससे भी पता चल रहा है कि किस तरीके से राष्ट्रीय चेतना की बात
यहाँ आपको स्पष्ट तरीके से दिख जा रही है। यहाँ पर देखो समझाया गया है, पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। तो सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन जो हैं किसी खास हिस्से पर काम कर रहे थे, यानी देश के किसी खास क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन इनका जो लक्ष्य था उससे पता चलता है कि ये भारत के लिए काम कर रहे थे। यह केवल उस क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, इनके लक्ष्य से पता चलता है। तो देखिए, उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का मतलब है किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो संप्रभुता एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। तो ये संगठन इस धारणा से चलते थे, बेशक ये क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे थे या देश के किसी खास इलाके में काम कर रहे थे, लेकिन इनकी जो धारणा थी, इनके जो लक्ष्य थे, वो राष्ट्रवाद की चेतना से परिपूर्ण थे। देखिए, इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए, ना कि अंग्रेज उनको बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अब जब ऐसी बात आ रही है, नए नए संगठन उभर कर आ रहे हैं और अंग्रेजों के क्रियाकलाप ऐसे हैं जिससे जो भारतीय जनता के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता जाता है। तो ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष बढ़ रहा है उसके कई कारण आते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ मुख्य कारणों की बात बताई गई है आपके एनसीईआरटी में। तो 1870-80 के दशक में कैसे, देखिए, तो 1878 में जो है आर्म्स एक्ट पारित कर रहे हैं ब्रिटिश। इसमें कहा गया कि भारतीय जो है अपने पास हथियार नहीं रख सकते, अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते। तो भारतीयों से हथियार रखने का जो है अधिकार छीन लिया गया इस आर्म्स एक्ट के माध्यम से। फिर दूसरा आता है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि भारतीय भाषाओं में जो भी अखबार छप रहे हैं, यानी भारतीय भाषाओं में जो भी अखबार छप रहे हैं, तो उनको सरकारी आलोचना से रोकने के लिए यह प्रावधान लाया गया या ये एक्ट लाया गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई अखबार आपत्तिजनक या सरकार की आलोचना करता है आपत्तिजनक रूप में या किसी भी तरीके से, तो उसकी जो है उसको आपत्तिजनक ठहराकर क्या कर सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार जो है उस समय, ब्रिटिश शासन, वह प्रेस और संपत्ति जब्त कर सकती है। यानी उस अखबार जो छपता है जिस प्रेस से, उसको जब्त कर लेगी, उसकी जो भी संपत्ति होगी उस अखबार की वो भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इन सब से जो है क्या हो रहा है, भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ रहा है, उनके मन में जो है गुस्सा फूट रहा है जो है। साथ ही साथ आगे देख रहे हैं हम 1883 में एक एलिबर्ट बिल आता है जिसे हम एलिबर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि अब तक जो है ये था कि 1883 से पहले तक कि अंग्रेजों का अगर कोई मुकदमा आता है तो उसको जो है सुनने का अधिकार केवल अंग्रेज जज के पास होगा। भारत का कोई जज है या भारतीय जज है, वह उस अंग्रेज के जो है मुकदमे को नहीं सुन सकता। लेकिन एलिबर्ट बिल में क्या हुआ, इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि अंग्रेज अधिकारियों का या अंग्रेज का मुकदमा भी जो है भारतीय लड़ सकते हैं। तो प्रस्ताव था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। अब इसका क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि नहीं साहब, अंग्रेज तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न मानने, सभ्य मान के चल रहे हैं, तो वह कह रहे हैं सभ्य लोगों का या सभ्य लोग कैसे सुन सकते हैं। तो इससे जो है इस विरोध के बाद क्या किया सरकार ने, ब्रिटिश ने वो बिल वापस ले लिया। तो इससे जो है भारतीयों का मूड खराब हो गया। मन ये कौन सा तरीका है भाई, हम क्यों नहीं सुन सकते इसका मतलब तो जो है आप जो गैर बराबरी कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों के अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण रवैये का एहसास हो गया। उन्हें इस घटना ने अखिल भारतीय संगठन की जरूरत को और मजबूत बना दिया। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष दिखता है। ये शिक्षित वर्ग में देख रहे हैं हम जो है। तो ये आपको यहाँ इससे ही पता चल जा रहा होगा, ये गरीब आदमी तो रख नहीं होगा, गरीब आदमी तो इसे प्रेस नहीं छाप रहा होगा, या गरीब आदमी तो जो है ये नहीं कर रहा होगा। तो शिक्षित भारतीय वर्ग के मन में जो असंतोष बढ़ रहा था उसके ये कुछ मुख्य कारण थे। हालांकि बहुत सारे कारण थे, यहाँ पर मुख्य कारणों की बात की गई है। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर संगठन की स्थापना का जो है एहसास हो गया कि संगठन होना चाहिए अपना अखिल भारतीय स्तर पर, तो ऐसे में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। इसके जो है तो 1880 से ही अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन एलिबर्ट बिल विवाद ने इस इच्छा को और गहरा कर दिया। तो ऐसे में फिर 1885 में बंबई में 72 प्रतिनिधि मिलते हैं आपस में
और फिर एक बैठक करते हैं, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिसमें अगर संगठन के प्रारंभिक नेताओं या संस्थापक नेताओं की बात करें तो उसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे जो नेता दिख रहे हैं ये ज्यादातर बंबई या कलकत्ता के थे। ठीक है। अब नौरोजी की बात करें तो नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे और ये लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए वहां की ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ये जो है युवा राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन करते थे वहां पर, साथ ही साथ यहाँ पर जो है भारतीयों को भी प्रेरणा, भारतीय जो भारत में रह रहे थे उनको भी प्रेरणा दे रहे थे। नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणामों की जो है तीखी आलोचना की। इन्होंने इसमें बताया कि ब्रिटिश कैसे जो है भारतीयों का भारत का धन लेकर बाहर लेकर जा रहे हैं, कैसे धन निकासी हो रही है भारत से। तो इन्होंने इसमें धन निकासी सिद्धांत की बात की। एक आदमी था जो सेवानिवृत्त था, रिटायर्ड था, ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम, इसने भी जो है कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने जो है विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। तो इस तरीके से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही होती है। अब जो है ये शुरुआती राष्ट्रवाद देख रहे थे वहां पर, यह राष्ट्रीय चेतना का विकास देख रहे थे, लेकिन अब आगे देख रहे हैं राष्ट्रवाद के रूप में ये परिवर्तन हो रहा है। तो उभरता हुआ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक कांग्रेस का स्वरूप क्या था? तो प्रारंभिक कांग्रेस के स्वरूप की बात करें तो 1885 से लेकर लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस का जो है संगठन क्या था? मध्य मार्गी संगठन कहा जाता था। मध्य मार्गी संगठन मतलब बीच का रास्ता अपनाने वाले, निवेदन की राजनीति करने वाले। ये जो है अब मतलब ये है कि उखाड़ के फेंकना है ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश शासन को यहां से भारत से, ऐसा नहीं था। ये जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से उससे निवेदन करके जो है ब्रिटिश शासन से सुधार की अपेक्षा करते थे, उम्मीद जताते थे। तो ऐसे में ये प्रार्थना पत्र लिखते थे जो है ब्रिटिश अधिकारी को, तो इसलिए इन्हें जो है मध्य मार्गी कहा जा रहा है। अब इस कांग्रेस के शुरुआती उद्देश्यों की बात करें, हालांकि आगे चलकर ये उद्देश्य बदल जाते हैं। शुरुआती उद्देश्यों की बात करें तो इसमें जो है शासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं, ये उद्देश्य रख रहे हैं अपना। विधान परिषदों में भी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए सरकार को, साथ ही साथ परिषदों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। ये इनके शुरुआती उद्देश्य हैं। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां पर परिषदों का गठन किया जाना चाहिए और सरकार में भारतीयों के ऊंचे पद दिए जाएं, यानी भारतीयों को भी सरकार में ऊंचे पदों पर बिठाया जाना चाहिए, उन्हें भी ऊंचे पद दिए जाएं। और ये ऊंचे पद दिए जाएं तो इसके लिए इन्होंने क्या मांग की कि साहब जो सिविल सेवा परीक्षा है जिसकी आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा की जो परीक्षा होती है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए, भारत में भी इसका आयोजन होना चाहिए। तो इस तरीके के इसके शुरुआती उद्देश्य थे। और इसके और क्या मांग थी? तो शासन में भारतीयकरण की मांग कर रहे हैं ये। तो भारतीयकरण की मांग जो है क्या, किस लिए, किससे प्रेरित थी? वो नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक हम देख रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। ब्रिटिश अफसरों, अब ये ब्रिटिश अफसर क्या कहते थे, क्या मानना था इनका भारतीयों के प्रति, लगभग मैं सारी बात बता चुका हूं। यहां पर फिर समझ लिए कि वो भारतीय जिम्मेदार, यानी भारतीय हैं, वो जिम्मेदारी भरे जो पद हैं उनके योग्य नहीं है, उनके योग्य नहीं है। तो ज्यादातर फिर जो है गोरे अफसर ही बैठेंगे उन पर, इनको जो भारतीयों को निचले पदों पर बिठाया जाएगा। ठीक है। तो अब जो है ब्रिटिश अधिकारी अपना वेतन क्या कर रहे हैं? ब्रिटेन भेज रहे हैं, ब्रिटेन भेज रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? भारत से पूंजी बाहर जा रही है। तो इसे हम धन निकासी के रूप में देख सकते हैं। तो इसे धन निकासी के सिद्धांत में ये भी शामिल किया गया है, धन निकासी। तो भारतीयकरण से उम्मीद क्या थी? अगर भारतीयकरण होता है तो उससे यह उम्मीद होगी कि साहब धन की जो धन संपत्ति जो भारत की, वो भारत में ही रहेगी, भारत के लोगों के काम आएगी। इसके बाद भारत कांग्रेस की अन्य मांगों की बात करें, अन्य राजनीतिक मांगों की बात करें तो उसमें थी, भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका में जो क्या होना चाहिए वो कार्यपालिका से अलग किया जाए, उसे आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो इस तरीके की ये मांग कर रहे हैं साहब। आगे देखिए, और आर्थिक मुद्दे पर कांग्रेस की सोच की बात करें तो साहब कांग्रेस का मत क्या था? ब्रिटिश शासन ही भारत में गरीबी और अकालों का कारण है, ये उसका मत निकल के सामने आ रहा है। पहले जो बढ़ते लगान से क्या हो रहा है? किसान और जमींदार दोनों परेशान हैं।
किसान गरीब हो रहे हैं, साथ के साथ अनाज का जो निर्यात किया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, निर्यात बाहर यूरोप की तरफ या यूरोप में या ब्रिटेन में, तो उससे यहाँ पर भारत में खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हो रही है, खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, इसमें संकट आ गया, खाद्य संकट। तो ऐसे में ये मांग कर रहे हैं। तो इनकी प्रमुख आर्थिक मांगों की बात करें तो मांग है कि साहब लगान में कमी कीजिए, आप जो है फौजी खर्चों में कम कटौती करिए, सैन्य खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं, इसे कम करके जनता पर खर्च कीजिए, लगान कम कीजिए, साथ के साथ जो सिंचाई के लिए अनुदान दीजिए, अनुदान में वृद्धि कीजिए जिससे फसल अच्छी हो सके, कृषि अच्छी हो सके। सॉरी। अब साहब कांग्रेस की अन्य मांग की बात करें तो नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों पर अत्याचार और वन प्रशासन द्वारा जो आदिवासियों पर अत्याचार या उसकी आदिवासियों की जो परेशानी बढ़ रही है, कठिनाई बढ़ रही है, उनका दमन हो रहा है, ऐसे मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित कर रही है कांग्रेस। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है, तो हम जब देख रहे हैं, शुरुआती रूप में जब देख रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों की संस्था कहा जाता था इसे कांग्रेस को। तो अब ये इन मांगों को देखें तो इससे पता चल रहा है ये पढ़े लिखे संपन्न वर्ग यानी अभिजात वर्ग की संस्था होते हुए भी क्या है कांग्रेस, वह केवल पेशेवर समूह, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बल्कि किसान, आम जनता के हितों की भी बात कर रही है। तो ये जो है आम जनता के हितों की बात करने वाली भी संस्था थी, केवल जो पढ़े लिखे लोगों की संस्था नहीं थी। इससे यह पता चल रहा है। अब मध्यमार्गी नेताओं की रणनीति क्या थी, वही मैंने बताया, निवेदन की रणनीति, यानी कि उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण स्वरूप से अवगत कराना, किसे, भारतीय जनता को। अब इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं, अखबारों में लेख लिख रहे हैं, उससे जनमत बना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भाषणों में ब्रिटिश शासन की आलोचना कर रहे हैं और देश भर में अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। वो जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वो जो है जनता तक जो है ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैये को जो पहुंचा रहे हैं। तो अब मध्यमार्गियों को यहाँ पर एक चीज आपको ये भी समझनी चाहिए, मध्यमार्गियों को मैंने बताया कि जो मध्यमार्गी थे उनका कभी शुरुआत में ये उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंक देना है या यहाँ से भगा देना है, बल्कि उन्हें तो यह विश्वास था कि अंग्रेज जो हैं वो न्याय और स्वतंत्रता को समझते हैं, उसके आदर्शों को सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार करेंगे। यानी न्याय संगत अगर कोई मांग करेंगे, हम उनसे प्यार से मांग करेंगे, निवेदन करेंगे और प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन करेंगे तो वो उसे स्वीकार कर लेंगे। तो यहां समझ में आ रहा है अभी उनको जो है अच्छा मान के चल रहे हैं, यानी कि एक हिस्से को उसके वो गलत मानना है, हालांकि वो ठीक है। अब साहब कांग्रेस का यह भी मानना था, क्या मानना था, कि सरकार को भारतीय की भावनाओं से अवगत कराना ही परिवर्तन का रास्ता है। यानी सरकार को अगर भारतीयों की भावना से हमने अवगत करा दिया तो सरकार फिर उसका सम्मान करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार ही चीजें यहाँ पर लागू करेगी, तो यही परिवर्तन का रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी रणनीति होती है मध्यमार्गों की। लेकिन इसमें जो है कुछ लोग मध्यमार्गियों का विरोध भी करते हैं, वो कहते हैं ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से या निवेदन करके ये अंग्रेज मानने वाले नहीं है, यानी इनको जब तक कूटा ना जाए तब तक नहीं सुनेंगे, ये लातों के भूत बातों से क्या मानने वाले हैं सब। तो ऐसे में फिर जो है कुछ जो है आमूल परिवर्तनवादी नेता होते हैं, वो जो है इसमें जो है निवेदन की राजनीति से हटने की बात करते हैं। तो 1890 के दशक तक बात करें तो बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों से विरोध करने लगे थे, उस पर सवाल खड़े करने लगे थे। अब ऐसे में बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में बात करें तो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र में लाला लाजपत राय जैसे नेता क्या कर रहे हैं, ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। आमूल परिवर्तनवादी मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन, ठीक है, उलट पुलट कर देना एक तरीके से, या बड़े स्तर पर परिवर्तन। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्तियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पे महत्व पर जोर दे रहे हैं ये। अब साहब इनका कहना क्या था, ये कह रहे हैं कि साहब लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। सरकार के अगर हम जो है ये मान कर चलें, सरकार जो है हम अगर निवेदन करेंगे तो सरकार हमारी बातों को सुन लेगी, उसके अकॉर्डिंग चीजें कर देगी, ऐसा नहीं है साहब। अपनी ताकत पर भरोसा रखिए और इनको उखाड़ फेंकिए, या अपनी ताकत के माध्यम से चीजों को मनवाइए, ये निवेदन के माध्यम से नहीं। आंदोलन करिए तो ढंग का आंदोलन करिए जिससे जनता को आपकी बात मानने पर मजबूर होना पड़े, ये निवेदन से काम नहीं चलेगा। इस तरीके का ये अब ये कह रहे हैं साहब स्वराज की बात कर रहे हैं, स्वराज के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष पर जोर दे रहे हैं ये। ऐसे में तिलक जो है नारा दे रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है साहब, तो ये हो गए आमूल परिवर्तनवादी नेता।
अब ऐसे में देख रहे हैं हम आगे चल के बंगाल विभाजन की बात आ रही है। तो 1905 में बंगाल विभाजन करता है वायसराय कर्जन। तो वायसराय कर्जन जब बंगाल का विभाजन कर देता है तो अब इसका कारण होता है, इसे बंगाल का विभाजन करने का कारण क्या था कि बंगाल क्या था साहब, बंगाल क्या था, बंगाल था साहब ब्रिटिश सत्ता का केंद्र, ठीक है ना। यहीं पे तो सबसे पहले सत्ता स्थापित की इन्होंने, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, सारी बातें पढ़ी थी ना हमने। तो उसके ये ब्रिटिश सत्ता का केंद्र है। यहां पर क्या होगा, परिवहन और संचार के साधन इनका ज्यादा विकास होगा, ज्यादा होंगे परिवहन एवं संचार के साधनों का। साथ के साथ यहीं पर जो शिक्षा की जो बात की, जो शिक्षा सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का केंद्र है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे तो यहाँ पर शिक्षित वर्ग निकल के आएगा स्कूल कॉलेज के माध्यम से। तो शिक्षित वर्ग निकल के आ रहा है तो उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही है, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही है तो राष्ट्रवाद को उभार रहा है, लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक कर रहा है। तो यहाँ पर जो बंगाल ये है, ये क्या होता है, राष्ट्रवादी को गढ़ बन जाता है, या यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए निकल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उन पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर वायसराय कर्जन क्या करता है, यहाँ बंगाल का विभाजन करता है। विभाजन करने का कारण होता है कि एक तो फूट डालो राज करो की नीति अपना सकें, फूट डालो राज करो की नीति, और दूसरा भाषाई आधार पर लड़वा सकें, और तीसरा ठीक है भाषाई आधार पर लड़वा सकें। और साहब इस तरीके से ये बंगाल का विभाजन कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल ये वायसराय क्या कहता है, ये कर्जन कहता है कि साहब हम इसका जो विभाजन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और प्रशासनिक उद्देश्य से कर रहे हैं हम, इसमें बहुत बड़ा है तो अच्छी तरीके से इस पर प्रशासन नहीं हो पाता, इसलिए इसका विभाजन कर देंगे तो अच्छी तरीके से प्रशासन हो पाएगा। लेकिन वास्तविक कारण ये थे जो मैंने आपको बता दिए। तो अंग्रेजा का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम बंगाल का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या थे, बंगाली राजनेता का प्रभाव पर अंकुश लगाना और जनता को बांटना। तो परिणाम क्या हुआ इससे, जब बंगाल का विभाजन कर दिया तो इसका परिणाम हो रहा है कि साहब बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई, देश भर में गुस्सा फैल गया, विरोध प्रदर्शन की बात आ गई। तो ऐसे में मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के लिए क्या रास्ते अपनाए साहब, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया, जुलूस निकाले, और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी देख रहे हैं, यहाँ पर नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो यहीं पर फिर जो स्वदेशी आंदोलन निकल के आता है, इससे जो संघर्ष उपजा उसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी के आधार पर फिर जो बंगाल के जो कांग्रेस के नेता है उनमें बंटवारा भी होता है। खैर स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उत्पन्न होता है, और बंगाल में सबसे ताकतवर था ये बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहा, तो बंगाल में तो ताकतवर होगा ये आंदोलन, लेकिन दूसरे हिस्सों में भी इसकी जो है आपको छाप देखी जा रही है, दूसरे हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रही है, गूंज। जैसे उदाहरण के लिए देखें हम तो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे किस नाम से जानना है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानना है। यहां पर जो हम देख रहे हैं स्वदेशी आंदोलन, वहां पर यही आंदोलन वंदे मातरम के नाम से जाना जा रहा है। तो इसमें क्या प्राथमिक गतिविधि आती है, स्वदेशी से ही समझ में आ रहा है, तो ब्रिटिश वस्तुओं का इसमें बहिष्कार करना है और स्वदेशी उद्योगों और उद्यमों को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, यानी विदेशी वस्तुओं का हर किसी का बहिष्कार करना है। ठीक है साहब। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रांतिकारी हिंसा की भी बात कर रहे हैं, तो ये इसके समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ठीक है साहब। अब देखिए मुस्लिम लीग और अलग निर्वाचन, यानी मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है और मुस्लिम लीग जो है अलग निर्वाचन की बात कर रही है, निर्वाचिका की बात कर रही है। तो 1906 में क्या हुआ, मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। लीग ने क्या किया, ये बंगाल का विभाजन का समर्थन कर रही है, यही तो वो चाह रहे थे अंग्रेज। तो ये बंगाल विभाजन का समर्थन क्यों कर रही है, तो जब बंगाल का विभाजन होता है तो एक तरफ जो है बहुसंख्यक मुस्लिम जनता हो जाती है, बहुसंख्यक मुस्लिम जनता हो जाती है। तो एक तरीके से देखें जो इन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग दे दिया, तो इससे स्पष्ट जो है बंटवारा दिख रहा है। तो ये यहां पर ये बंगाल विभाजन का लीग क्या कर देती है, समर्थन कर देती है। अब ये मांग क्या करती है, मांग करती है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था होनी चाहिए, और 1909 में इसे सरकार स्वीकार भी कर ले रही है, क्योंकि बंगाल विभाजन का समर्थन कर रही है ना, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चल रही है ना लीग,
तो अंग्रेजों के अनुसार जब चल रही है, अंग्रेजों की बात मान रही है, उसका समर्थन कर रही है, तो फिर तो इसकी बात मानी जाएगी। तो अलग निर्वाचन को स्वीकार कर लेते 1909 में सॉरी। तो इस अलग निर्वाचन का मतलब क्या होता था कि कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी जाती थी, और जो आरक्षित की जा रही हैं इन्हें मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुनकर भेजा जाना है। यानी कि जो यहाँ पर वो खड़ा होगा प्रतिनिधि, उसे केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे, कोई दूसरा समुदाय का या धर्म का वोट नहीं दे सकता। तो मुस्लिम के लिए ही वो जो है आरक्षित कर दी, मुस्लिम मतदाता ही उसे वोट देंगे। तो इसलिए जो है अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता की राजनीति आ गई साहब। खैर, अब कांग्रेस में विभाजन और पुनः एकता। तो बंगाल विभाजन के नाम पर जो है यहाँ पर बंगाल विभाजन के बाद जो कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। तो 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्ग की धड़ा जो है बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन में जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात की जा रही है, तो जो है ये धड़ा जो मध्य मार्ग का एक बड़ा धड़ा था, वो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। वो इन लोगों का मानना क्या था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। अगर हम बहिष्कार करेंगे तो उसके लिए बल की आवश्यकता होगी, उसे रोकने के लिए सरकार दमन भी करेगी, तो इसलिए ये जरूर सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से ही काम करने लगे। अब दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हो गई। ठीक है, और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हो रहा है, जिसमें क्या कर रही कांग्रेस, इनका जो वो था मुस्लिम लीग का जो अलग निर्वाचन वाली बात थी, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का ये फैसला कर लेते दोनों। चलिए आगे देखते हैं 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन। अब 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, तो संघर्ष का जन आंदोलन में बदलना। ये हेडिंग मैंने अपने आप से ही लिख दी है, आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी सारी बातें। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे कृपया लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करते जाइए। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जन आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है। अभी तक इसमें मध्य वर्ग या शिक्षित वर्ग जो है शामिल है आंदोलनों में, अब धीरे धीरे इसमें आम जनता भी शामिल होगी, धीरे धीरे इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं जन आंदोलन में बदल रहा है। तो आंदोलन से जुड़ने वाले वर्ग कौन कौन थे? वो सब किसान थे, वो सब आदिवासी थे, विद्यार्थी थे, महिलाएं थी, और इसमें कई बार जो है औद्योगिक मजदूर भी शामिल होते हैं। ये कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस का सक्रिय समर्थन दे लेते हैं। अब साहब प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जो भारत में देखो किस तरीके से देखा जा रहा है। युद्ध ने क्या किया, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। यहां से ज्यादा संसाधन फिर यूरोप की तरफ जाएंगे, ब्रिटेन की तरफ जाएंगे। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि होगी। रक्षा व्यय में जब भारी वृद्धि होगी तो सरकार जो है क्या करेगी, निजी आय पर भी कर लगा रही है, व्यवसायिक मुनाफे पर भी कर लगा रही है। तो यहाँ पर जो है टैक्स में बढ़ोतरी कर रही सरकार। तो टैक्स में बढ़ोतरी करेगी तो सीधे सीधे जनता का नुकसान, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सैनिक खर्च और युद्ध का आपूर्ति के कारण क्या होगा, जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो इससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। चीजें यहाँ पर जो है पहले ही कम हो रही हैं, लेकिन व्यवसायिक समूह जो है इससे क्या कर रहे हैं, मुनाफा कमाने के जो है मौके देख ले रहे हैं यहीं पे। ऐसे में इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे हम जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इससे यहाँ पर लोगों के जीवन में कठिनाई हो गई, लोगों को खाद्य वस्तुओं का जो है संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो है असंतोष का कारण बनेंगे, ये सीधे सीधे आम जनता पर असर डाल रहे होंगे। तो आम जनता पर जब असर डालेंगे तो फिर आम जनता भी इसमें शामिल होगी, जन आंदोलन बनाया जाएगा ये। तो युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती हो रही है और भर्ती के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, जबरदस्ती उन्हें भर्ती किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे सिपाहियों को क्या किया जाएगा, दूसरे देशों में भेजा जाएगा, दूसरे देशों पर लड़ने के लिए भेजा जाएगा। और जो है शक्ति जो क्या कहते हैं, वहां से जब लौटे जो है साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं, ये वहां पर ये देख के आ रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो रहा है, लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगते हैं।
अब इसके अलावा बात करें तो 1917 में जो है रूस की क्रांति हो जाती है। रूस की क्रांति हो जाती है तो यहाँ पर भारत में भी किसानों के, मजदूरों के मन में जो आत्मविश्वास आ जाता है उनके मन में कि हम भी जो है ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही है। तो इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्षों का समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। ऐसे में क्या हो रहा है, अब महात्मा गांधी का भारत में आगमन हो रहा है। महात्मा गांधी जब आते हैं तो वो जो है इसमें जो है आम जनता जो होती है उसको भी शामिल करते हैं पूरी तरीके से। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, अब वो पूरी तरीके से जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है महात्मा गांधी के आने के बाद। तो इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। वो जो है गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में अफ्रीका से भारत आते हैं, और अफ्रीका में वो सारी चीजें देख चुके होते हैं जो यहाँ पर शोषण कर रहे हैं अंग्रेज। वो वैसा ही वहां पर भी अंग्रेजों का शासन था, तो अफ्रीका में सारी चीजें करके आ चुके थे, वहां पर देख चुके होते हैं शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं अंग्रेज। फिर वहां पर भी आंदोलन वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो जो अफ्रीका यानी का एक लैब बन जाता है, प्रयोगशाला बन जाती है, वहां पर चीजें सीख करके फिर ये यहाँ पर लागू करते हैं। ठीक है साहब, तो जब भारत यहाँ पर आते हैं तो इन्हें यहाँ पर चीजें समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है, और एक साल पूरे पहले तो ये समझते हैं पूरे भारत में। महात्मा गांधी पहले पूरे साल भारत में घूमते हैं, दौरा करते हैं और चीजें समझते हैं। इस दौरान में यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों, हालतों को समझने में लग रहे थे। उनके शुरुआती प्रयास की बात करें तो साहब चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हो रहा है। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया है। तो इस तरीके से जो है महात्मा गांधी आ रहे हैं, तो अब ये जन आंदोलन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग जो है। कैसे ले रहे हैं देखिए, खैर यहाँ पर देख लेते हैं। ये अफ्रीका का एक वो लगाया है, यहाँ पर ये गांधी जी हैं अपने। तो नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में 1895 में ये नटाल कांग्रेस की स्थापना कर रहे होते हैं, और नस्लीय विरोध के उसमें। खैर अब आता है सब रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह कर रहे होते हैं, तो एक रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। तो गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाता था। ये पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, यानी इसे फिर यह काला कानून कहकर के संबोधित किया जा रहा है। इनके जो प्रावधान थे इसके, उन प्रावधानों के आधार पर अब साहब महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, तो सरकार इसे वापस ले। जब सरकार वापस नहीं लेगी तो इसे जो है, इस कानून को क्या करें, शैतान की करतूत बता रहे हैं, निरंकुशवादी बता रहे हैं। तो सरकार इसे वापस नहीं ले रही तो फिर इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में रॉलेट सत्याग्रह आता है। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, और हड़तालें की जाएं, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया जाए। तो इस तरीके की इसमें गतिविधियां करनी है। ये सारी बातें बताई दी जा रही है रॉलेट सत्याग्रह के लिए। अब रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि इससे पहले भी जो संघर्ष हो रहे थे, लेकिन वे सीमित थे, वो किसी खास इलाके तक ही थे। अब अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, हड़तालों का आयोजन किया जा रहा है, और इन हड़तालों को कुचलने के लिए सरकार क्या कर रही है, दमनकारी रास्ता अपनाती है। तो ऐसे में एक वैसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को क्या करता है, जनरल डायर जो है वहां जलियांवाला बाग में हत्याकांड करता है। इसी दमन का हिस्सा था, किसका, जो इस रॉलेट सत्याग्रह को रोकने के लिए सरकार जो दमन का रास्ता अपना रही है। तो जब बैसाखी के दिन जो वहां पर लोग इकट्ठे हुए अमृतसर में, वहां पर ये गोलियां चलवा देता है। ठीक है साहब, तो इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो नाइटहुड क्या थी साहब, ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। तो आपको ये तथ्य याद रख लेना है कि अपना पीड़ा और गुस्सा जताने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा देते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। अब महात्मा गांधी यही तो चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों, अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें।
तो ये था साहब रॉलेट सत्याग्रह, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है किया गया था रॉलेट सत्याग्रह। और इसको रोकने के लिए या इसको बंद करने के लिए सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रास्ता अपनाया। और इसी दमनकारी रास्ते का हिस्सा था साहब जो है जलियांवाला हत्याकांड, जो जनरल डायर ने किया था 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन। ठीक है, अब आता है साहब खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है इस रॉलेट एक्ट के जो जलियांवाला हत्याकांड होता है उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 1920 में, अब पहले हम खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं इसमें। तो 1920 में क्या कर रहा है, अंग्रेज जो है तुर्की का एक खलीफा होता था, तुर्की का खलीफा होता था जिसे हम तुर्की के सुल्तान या खलीफा के नाम से जान रहे हैं, उस पर एक संधि थोप दी जाती है अंग्रेजों की तरफ से। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना से भी भारत में गहरा आक्रोश पैदा होता है। तो स्वाभाविक बात है भारतीय मुसलमानों में इसके प्रति गहरा आक्रोश पैदा होगा। तो भारतीय मुसलमानों की भावना क्या थी साहब, वो चाहते थे कि ओटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थान है वहां पर जो है खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए, जबकि अंग्रेजों ने ये जो है अधिकार छीन लिया था इससे। इस मुद्दे पर देश भर के मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, तो वो एक आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में खिलाफत आंदोलन के जो चलाने के लिए कुछ नेता सामने आते हैं, वो मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इनका उद्देश्य क्या था, एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो इस आंदोलन का समर्थन जो है गांधी भी करते हैं। तो गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर देते हैं और वो कांग्रेस से कहते हैं कि साहब पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के सवाल पर, यानी दोनों खिलाफत के सवाल पर जो अन्याय है, इन दोनों के खिलाफ एकजुट अभियान चलाया जाए और साथ ही स्वराज की मांग भी की जाए। तो इस तरीके से गांधी जी है राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे को एक साथ जोड़ देते हैं। यानी राजनीतिक कौन सा मुद्दा था, जलियांवाला, यानी जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, और धार्मिक मुद्दा था साहब जो है खिलाफत का। तो इस तरीके से दो आंदोलन चल रहे होते, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खैर 1921 और 22 के बीच दौरान क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन का दौर, जो असहयोग आंदोलन को और गति मिल जाती है। इसमें घटनाएं क्या होती हैं, इसमें हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, क्योंकि असहयोग करना है ना सरकार के साथ। अब असहयोग करना है, असहयोग करना है तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकील अपनी वकालत छोड़ देते हैं। लोग अपने जो लोगों को जो अंग्रेजों द्वारा जो उपाधियां दी जाती हैं उनको वो लौटा देते हैं, उपाधियां लौटा रहे हैं साहब। विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया जाता है और जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो घटनाएं दिख रही हैं। अब आंदोलन का प्रभाव की बात करें तो 1920 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है ना, और उसकी होली जलाई जा रही है। देश के अधिकतर हिस्से विद्रोह के मुहाने पर, यानी कि जैसे ही मौका मिले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे वो साहब। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जन भागीदारी के एक नए दौर की शुरुआत के रूप में दिख रहा है। लेकिन गांधी जी से वापस ले लेते हैं अब लोगों की पहलकदमी। तो साहब कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को बुलाया ना, गांधी जी आह्वान कर रहे हैं ना, गांधी जी एकजुट कर रहे हैं ना, और गांधी जी एकजुट करते काम कह रहे हैं साहब अहिंसा का पालन करना है आपको, अहिंसक रूप से जो आपको विरोध प्रदर्शन करना है अगर ब्रिटिश का करना है तो लेकिन कई स्थानों पर देख भी रहे हैं हम कि विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। तो ऐसे में कुछ उदाहरण देखें तो खेड़ा यानी गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो इस तरीके से लोग जो है अपने अपने हिसाब से गांधी जी के आह्वान का मतलब निकाल ले रहे हैं और उसी हिसाब से फिर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है साहब, देखिए अब आगे। उन्हें यकीन क्या था कि गांधी जी जो हैं उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। तो लोगों को अब ये गांधी जी एक मसीहा के रूप में नजर आ रहे हैं, मसीहा के तौर पर देख रहे हैं लोग इन्हें। ठीक है, तो अब कह रहे हैं साहब बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद क्या थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है साहब। सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान में जो है
वहां पर मुस्लिम व्यापारियों किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे और बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता भी दिखाई और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान कर रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे जो भ्रष्ट महंत थे उनको हटाने का काम किया, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में बात करें तो गांधी महाराज की जय हो ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं साहब। तो इस तरीके से सारा आंदोलन चल रहा है और जनता जो है अपनी भागीदारी निभा रही है। अब जनता के महात्मा के रूप में तो मैंने बताया ना कि लोग जो है गांधी जी को एक मसीहा के रूप में देखने लगे हैं, ऐसा नेता के रूप में देखने लगे हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं जो उन्हें कष्टों से निवारण दिला सकता है, उनके कष्टों को दूर कर सकता है, जो ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का काम कर सकता है। तो इस तरीके से वो लोग देख रहे हैं। यहां पर देख रहे होंगे किस तरीके से उसे देख रहे हैं, तो यहां पर एक पेंटिंग बनाई गई, तो ये स्वराज मंदिर यहां लिखा है, स्वराज मंदिर में देख रहे हैं कि गांधी जी एक रथ को चला रहे हैं और यहां पर जो है ये नेहरू खड़े हैं। तो गांधी को एक सारथी के रूप में दिखाया गया है। तो जिस तरीके से महाभारत में कृष्ण जो है सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर गांधी को सारथी के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है साहब, चलिए 1922 और 1929 की घटनाओं की बात करें तो महात्मा गांधी जो थे हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। मैंने पहले ही बताया गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, अहिंसा की बात कर रहे हैं। लोगों से जब आंदोलन के लिए उन्हें एकजुट कर रहे हैं तब भी कह रहे हैं अहिंसा का पालन करना है, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेना है, जितना संभव पूरी तरीके से आपको अहिंसा रहना है, अहिंसक रहना है। तो इसी कारण क्या देख रहे हैं हम, जब असहयोग आंदोलन चल रहा है तो 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा जगह पर पुलिस थाने पर हमला कर दिया, आग लगा दी, तो इस घटना के जो है वजह से क्या कर रहे हैं गांधी जी अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब उसमें घटना में हुआ क्या था, जब आग लगा दी तो इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे और इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। तो अब जो है गांधी जी चूंकि हिंसा के समर्थक थे ही नहीं, वो तो अहिंसा के समर्थक थे और वो जहां पर असहयोग आंदोलन के नाम पर जो है हिंसा हो जा रही है, तो इसके विरोध में फिर जो है इसके जो है अचानक अपने आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो इससे असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू कर रहे हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील क्या थी, वो इसके विरोध में बात करें। वो कह रहे हैं सब पार्टी को क्या करना चाहिए, परिषद चुनावों में भाग लेना चाहिए। पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेकर के जीत करके विधानसभा के अंदर जाकर या परिषद के अंदर जाकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, बाहर से नहीं। अब जो परिषद के अंदर जाकर आवाज उठानी चाहिए। तो ये इस तरीके की बात करें तो इन्हें परिवर्तनवादी लोगों के रूप में देख लिए जाएंगे। तो 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलने में काफी मदद मिली और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, 1930 में किया जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। यह जनाधार काफी उपयोगी साबित होता है। तो 1930 में यह मददगार साबित होता है। चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आज जो आरएसएस है की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो 1925 में क्या हो रहा होता है, आरएसएस की स्थापना। तो इस साल जो उसको 100 साल हो गए हैं आरएसएस को 2025 में, तो इसका जश्न भी मनाया संगठन ने। खैर भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है अपने ठीक है। उसी दौरान हम देख रहे हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। तो जब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे इतिहास को, चूंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में सारी चीजें इसमें नहीं दी गई हैं, तो जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे किस तरीके की विचारधाराएं थी। तो यहाँ पर हम जो है नरमपंथियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम मध्यमार्गी के रूप में जान रहे हैं। हम यहाँ पर जो है क्रांतिकारियों के बात करेंगे, क्रांतिकारी या नरमपंथी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, इस तरीके की बात करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, तो इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव में किसका, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में
स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या किया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। चलिए साहब आगे देखते हैं। साइमन का कमीशन आ रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है, और साइमन कमीशन आता है तो इसको भी हम विस्तार से ही पढ़ेंगे आगे। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासक तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों किसानों की क्रांति चाहते थे। तो जहां पर मध्यमार्गी जो है निवेदन की राजनीति कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र देकर के सरकार को जो है अपने बातें रखना चाह रहे हैं, वहीं उग्रवादी जो है या जो मध्यमार्गी नहीं है वो जो है इन सब की विरोध प्रदर्शन की क्या कहते हैं बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और ये निवेदन की राजनीति से हटने की बात कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र हटने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा धड़ा है, वो भी सरकार का विरोध कर रहा है, ब्रिटिश सरकार का, वो भी भारत को आजाद कराना चाह रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो ना तो निवेदन की राजनीति में विश्वास कर रहा है, वो जो है दूसरा वाला जो धड़ा है उसके करीब है, लेकिन ये जो है हिंसा की भी बात कर रहा है। तो साहब ये क्रांति की बात कर रहे हैं। तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी नहीं है, 1928 में दिल्ली स्थित क्या है, फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका जो लाठीचार्ज करने वाला था वो कौन था, सैंडर्स था। इस पुलिस अधिकारी की हत्या कर देते हैं ये। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इतनी बुरी तरीके से इन्हें पीटा जाता है। अपने साथी राष्ट्रवादी वीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में परिसर में क्या फेंका, बम फोड़ दिया। अब क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, यानी ये जब बम फेंक रहे हैं तो ये पर्चे भी बांट रहे हैं, पर्चे फेंक रहे हैं, और उन पर्चों में स्पष्ट तरीके से लिखा था कि ये बम मारा गया या कुछ भी किया गया, हम जो है हमारा जो मकसद है इस बम को फोड़ने का किसी की जान लेने का नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था इसके विरोध, इस घटना के बाद। उस समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 साल की थी। ये आपको देखना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई, ये आपको जो है मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, जब तक आप इसे ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। अब पूर्ण स्वराज यानी दांडी मार्च अब देख रहे हैं कि यहां पर जो है सरकार जो है ब्रिटिश सरकार जो है नमक पर कर लगा देती है, और यहां पर जो है देख रहे हैं कि नमक पर कर लगा देती है, टैक्स लगा देती है, साथ के साथ उस पर एकाधिकार कर लेती है, नमक बनाने का अधिकार पर नियंत्रण कर लेती है। तो ऐसे में जो है गांधी इसका विरोध करते हैं कि साहब नमक जैसी चीज तो हमारे खाने का अहम हिस्सा है, आप इस पर कर कैसे लगा सकते हैं। भारतीय जनता ये बात कह रही है कि आप ऐसी चीज पर कर कैसे लगा सकते हैं और इस पर एकाधिकार कैसे कर सकते हैं। तो इसका फिर जो विरोध करते हैं, इस विरोध में एक मार्च करते हैं, दांडी मार्च। तो साहब गांधी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं, और वहां जाकर जो तट पर जो नमक बिखरा होता है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी हथेली पे उठा लेते हैं। तो इस तरीके से नमक कानून का ये विरोध करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये नमक इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं गांधी जी, ठीक है। साथ के साथ कुछ लोग जो है पानी में उबाल कर भी नमक बना रहे हैं। तो इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया कि सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, हजारों आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया। तो इस आंदोलन को निर्मम तरीके से कुचला जाता है, ठीक है। तो इसे दांडी मार्च यात्रा के नाम से भी जानते हैं, इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, नमक के खिलाफ, नमक कानून के खिलाफ। यहाँ पर भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार क्या हो रहा है, आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया जा रहा है,
और जब पारित किया जा रहा है तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐलान क्या कर दिया है कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि 1930 में जो प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, इन चुनावों के परिणाम स्वरूप जब चुनाव हुए और चुनाव जब जो परिणाम आए तो उसमें देख रहे हैं 11 में से 7 जो है प्रांतों में कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ रहा है तो देख रहे हैं हिटलर के खिलाफ बात हो रही है, तो हिटलर की जो है कांग्रेस जो है उसके प्रति आलोचनात्मक रवैया रखती थी। जब आलोचनात्मक रवैया रखती है तो कांग्रेस जो है इस युद्ध में सरकार का समर्थन करने की बात कर रही है, तो वो जो है ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बदले में वो क्या चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकार ने इन्होंने इसके विरोध में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ये सरोजनी नायडू का चित्र है और ये आपके गांधी जी यहाँ दिख रहे होंगे, 1931 की बात है जब। खैर, भारतीय जनता ने ये मैंने बता ही दिया, ठीक है, 1930 में। ओके, तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया, और जब नया चरण शुरू किया तो उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी क्या दे दी कि वो फौरन भारत को छोड़ दें। तो यहां पर फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। अब देखिए यहां पर गांधी जी का विरोध, अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, और यहां पर कह रहे हैं करो या मरो। यहां अहिंसा की बात कर रहे हैं, यहां करो या मरो की बात कर रहे हैं, दोनों बातें कैसे हैं। खैर, जिस विरोधाभास को हम समझेंगे जब हम आगे जब इतिहास को विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, केवल एनसीईआरटी के माध्यम से नहीं, स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से भी जब पढ़ेंगे तब इन सारी विचारधाराओं को बात करेंगे, ठीक है। तो अन्य नेता को जब इसके विरोध, जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं गांधी जी, तो गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन क्या करते हैं, अंग्रेज जेल में बंद कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया और जनता धीरे धीरे फैल जाती है। तो यहां से दिल्ली चलो का आंदोलन बढ़ रहा है, तो किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमला करने लगे। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया, कुछ ने अपने इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसे ही सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, इसका बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। जब ऐसी बात आ रही है तो फिर ये बर्बर दमन करने की बात आ रही है यहां पर सामने। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। संख्या पे आपको ध्यान देना है, कितने, 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से इसमें मारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से निर्मम दमन करने का रास्ता अपना रही है। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 आ रहा है। 1940 का दौर आ चुका है और इसमें मुस्लिम लीग देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग कर रही है और एक प्रस्ताव पारित कर रही है। इस प्रस्ताव में क्या किया, विभाजन यानी पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। हालांकि मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी। देखिए साहब, 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग जो थी यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग थलग राष्ट्र मानने लगी थी, यानी विभाजन की जो है पटरेखा लिखी जा रही है, पटकथा। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनावों का भी हाथ रहा होगा। अब यहां पर देखना है, होगा यहां पर लिखा हुआ है, हाथ रहा ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे लिखना है, तनाव रहा होगा, सॉरी उसका हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव सम्मत है, इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे होंगे। इन चुनावों में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। और लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला
और बढ़ गया। तो इस तरीके से मुस्लिम जो लीग थी उसको इन आधारों पर वो अपनी बात को सही ठहरा रही होती है, और इन आधारों पर सही ठहरा करके फिर एक अलग मुस्लिम लोगों के लिए अलग जो है स्वायत्त व्यवस्था की मांग कर रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था इस प्रस्ताव में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को क्या किया, सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद कर दी। ऐसे में देख रहे हैं हम 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही। क्यों रही? क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। चूंकि जब ये बातचीत हो रही है तो इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से भी मुस्लिम सदस्यों को भेजा जा रहा था। लीग कह रहे कि नहीं, मुस्लिम सदस्य आएंगे तो केवल हमारी तरफ से आएंगे, कांग्रेस की तरफ से नहीं, हमें ही केवल जो है मुस्लिम यानी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान आज भी उसके साथ थे। खैर 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, परंतु मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीट थी वहां पर लीग जो है लीग को सफलता मिलेगी। स्वाभाविक बात है ना, मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होगा, मुसलमान ही उसी उम्मीदवार को चुनेंगे, दूसरा कोई वोट ही नहीं डाल सकता। और लीग अपने आप को जो उनका एकमात्र प्रतिनिधि बता रही है। यहां पर कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, यहां पर लीग को अच्छी खासी सफलता मिल जा रही है। तो लीग क्या कर रही है, अब यहां पर पाकिस्तान की मांग पर चल रही है। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने के लिए क्या किया, अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ की भारत भेजा, एक परिसंघ। ठीक है, इस परिसंघ ने सुझाव क्या दिया है कि भारत अविभाजित रहे। यहां ध्यान देना है, पाकिस्तान की मांग के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक परिसंघ भेजा जा रहा है जिसमें 3 सदस्य हैं, और ये 3 सदस्यों वाला परिसंघ क्या कर रहा है, वह वो सारा अध्ययन करने के बाद सुझाव क्या दे रहा है कि भारत को अविभाजित रहने दिया जाए, इसका बंटवारा ना किया जाए, अलग से कोई पाकिस्तान नहीं बनाया जाए, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। यानी कि इसका विभाजन नहीं करना है, इसका बंटवारा नहीं करना है, बल्कि मुस्लिम जो इलाके हैं उनको थोड़ी ज्यादा स्वायत्तता देकर के एक महासंघ बनाया जाना चाहिए इसे। ठीक है, ढीले ढाले महासंघ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आपको इसके अलग अलग कारण आपको दिख रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो साहब मांग कर रही है ना, स्वतंत्र अलग राष्ट्र की, पाकिस्तान की मांग कर रही है ना। कुछ प्रधान सहमत है, अब देश का विभाजन अवश्यम भावी हो गया, यानी होना ही होना है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम यानी कि जो ये परिसंघ भेजा था, ये जो परिसंघ भेजा था इसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट की जब विफलता हो गई तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहीं से निकल के आता है लड़कर लेंगे पाकिस्तान। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्या कहता है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। और इसी दिन क्या हुआ, कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। जब दंगे भड़क उठे हैं साहब, उससे फिर जो है जब दंगे भड़क उठे, इन दंगों में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। तो इस तरीके से जिन्ना की हरकत या मुस्लिम लीग की हरकतों की वजह से देश भर में दंगे फैल रहे हैं, कई लाख लोग मारे गए इसमें। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा, यानी जिन्हें बताया नहीं जा सकता, अकथनीय अत्याचार सहन करने उनके सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। अपने मूल स्थानों से विछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया, और एक नए देश पाकिस्तान, जिसे हम ना पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया।
तो यह था आज का चैप्टर, और इस चैप्टर के बाद आपकी क्लास 8 खत्म हो जाती है, यानी एनसीईआरटी क्लास 8 का हमने आज समापन कर दिया। इसके बाद हम क्लास 9 की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को या किसी और व्यक्ति को यह जरूरी है लेक्चर देखना, या ये सीरीज जरूरी हो सकती है उसके लिए लेक्चर देखना, ये पूरी सीरीज उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो कृपया उसे इस वीडियो को या इस पूरी प्लेलिस्ट को उस तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।